हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है। इससे पहले के प्रश्नों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पढ़ेंगे। दिया गया है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार ठीक देने के लिए कुल 700 की राशि रखी गई है। ठीक, अब आगे क्या बोला है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि कोई एक विद्यालय है और उस स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए कुल कितने पुरस्कार दिए जाते हैं, 7 पुरस्कार। और 7 पुरस्कार के लिए कुल कितनी राशि रखी गई है, 700 रुपये रखा गया है। और बोला गया है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो पुरस्कारों का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम समझते हैं, एक शब्द दिया गया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है और कुल पुरस्कार कितना है, 7 पुरस्कार हैं। यदि मान लीजिए हम पहला मान लेते हैं पुरस्कार क्या है, पहला नंबर 100 है, तो अब बोल रहा है कि इसके आगे वाला पुरस्कार क्या होगा, अब इससे 20 कम होगा। तो 100 में 20 कम करेंगे तो 80 आ जाएगा। अब इसके अगला पुरस्कार इसके आगे वाला क्या होगा, इससे 20 कम होगा तो 80 में 20 कम करेंगे 60 आएगा। इसी प्रकार से 60 में 20 कम करेंगे तो 40 आएगा। इसी प्रकार से आगे आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इन पुरस्कारों को हम श्रेणी के रूप में लिखेंगे, ठीक, जब पुरस्कारों की हम श्रेणी बनाएंगे तो यहाँ पे पुरस्कारों की जो श्रेणी आएगी इनमें एक निश्चित संख्या के तहत कमी हो रही है। मतलब आगे आने वाला पुरस्कार एक निश्चित संख्या के तहत कम है। देखिए यहाँ पे यदि हमने 100 माना पहला तो 20 कम किया तो दूसरा मिला, दूसरा में 20 कम किया तो हमें तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस प्रकार से तो हम जानते हैं कि जब इस प्रकार की संख्याओं की श्रेणी दी गई हो तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब की बात हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे प्रश्नानुसार जो नगद पुरस्कार देने हैं वो पुरस्कार जो है समांतर श्रेणी के अंतर्गत हैं। तो समांतर श्रेणी के तहत इसको हमें हल करना है। अब चलिए 16 नंबर हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हम लोगों को क्या दिया है, देखिए कुल पुरस्कारों की संख्या। ठीक, अगर हम इसे समांतर श्रेणी मान के हल करते हैं, यहाँ पे समांतर श्रेणी बन रही है तो कुल पुरस्कारों की संख्या को हम किससे दर्शाएंगे, n से। तो कुल पुरस्कारों की संख्या n बराबर 7 हमें दिया गया है तथा इस n पुरस्कारों मतलब 7 पुरस्कारों की कुल राशि कितना दी गई है, 700। मतलब यस7 मतलब प्रथम 7 पुरस्कारों का योगफल हमें कितना दिया गया है, 700 रुपये दिया गया है। अब आगे क्या दिया गया है कि प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 कम है। मतलब डी सार्वंतर कितना दिया गया है, -20 दिया गया है। मतलब 20 कम हो रहा है। ठीक, इतना तो हमें दिया गया है। अब बोला गया है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना पहला पुरस्कार क्या है, ए है। ठीक, हम मान लेते हैं पहला पुरस्कार ए है तो क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, यहाँ पे हमें कुल पुरस्कारों का योगफल दिया गया है 700 रुपये। ठीक, तो प्रथम n पुरस्कारों का योगफल मतलब प्रथम n संख्याओं का योगफल बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हमें पता है। ठीक, अब हमें यहाँ पे कुल n बराबर कितना दिया गया है, 7। मतलब कुल पुरस्कार क्या है, 7 है। तो n बराबर क्या रखना है, 7 रखना है। अब चलिए यहाँ पे 7 रखेंगे तो यस 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 2a, ए का मान क्या है, ये ही है जो कि प्रथम पद है, मतलब प्रथम पुरस्कार है, प्लस n के जगह पर रखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है, -20। तो लिखेंगे -20।
अब इसे हम हल करेंगे। यस 7 का मान देखिए क्या है, यहाँ पे 700 है, तो इसके नीचे लिखेंगे 700 बराबर 7/2 इंटू 2a, 7 में 1 घटाएंगे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, अब 6 का गुणा -20 में करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 6 का गुणा 20 में करेंगे -20 में, तो ये माइनस आ गया, और 6 दूना 12, 120 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 700 बराबर 7/2 कोष्टक के अंदर आ गया 2a माइनस 120। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2 यदि हम कॉमन लेते हैं, चलिए पहले हम एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब देखिए 2 क्या है, इस साइड भाग में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा में होगा। इस प्रकार से हम 2 को पक्षांतरण कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इधर 2 गुणा में आ जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे 700 गुणे 2 बराबर 7 गुणे, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा। 2 यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ए बचेगा माइनस 2 छक्का 12, 60 बचेगा। ठीक, इतना हो गया। अब दोनों साइड से हम कट करेंगे, 7 गुणे 2, इधर क्या है गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। इस प्रकार से आ जाएगा 700 गुणे 2 बटे क्या आ जाएगा, 7 गुणे 2 बराबर क्या बचा, ए माइनस 60। ठीक, अब 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल, 7 एकम 7, 7 एकम 7, डबल 0, कितना बचा, 100/1, मतलब 100 आ गया। तो आगे हम लिखेंगे क्या हो गया, 100 बराबर ए माइनस 60। ठीक, -60 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, +60 हो जाएगा बराबर ए। तो कितना आ गया, 160 बराबर ए, मतलब ए का मान कितना आ गया, 160 आ गया। और ए क्या है, प्रथम पुरस्कार है। ठीक, तो इस तरह से हम लिख देंगे, यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि प्रथम पुरस्कार देखिए हमने 160 ज्ञात कर लिया है। अब क्या है कि इसके आगे आने वाला प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से क्या है, 20 कम है, तो इनमें हम 20 की कमी करते जाएंगे। ठीक, तो लिख देंगे अतः प्रत्येक पुरस्कार होंगे या फिर हैं। ठीक, क्या हो जाएंगे, देखिए पहला यदि 160 है तो 160 में 20 कम कीजिए तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 140 में 20 कम करेंगे तो 120 आएगा, पुनः 20 कम कीजिए 100 आएगा, पुनः 20 कम करिए तो 80 आएगा। इसी प्रकार से पुनः हम 80 में 20 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसमें पुनः 20 कम करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। कितने पुरस्कार हो गया, प्रथम पुरस्कार 160 होगा, दूसरा 140, तीसरा 120, चौथा 100, पांचवा पुरस्कार 80 होगा, छठवां पुरस्कार 60 रुपए का और सातवां पुरस्कार 40 रुपए का होगा। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 16 का 16 हल कर लिया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग हल करेंगे। क्या दिया गया है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचते हैं। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। इसी प्रकार से आगे, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। बोला गया है कि एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी हैं। ठीक, अब विद्यार्थी क्या करते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के सराउंडिंग में पेड़ लगाना चाहते हैं, मतलब स्कूल के अंदर और बाहर कुछ पेड़ लगाने के बारे में सोचते हैं। और यह निर्णय लिया जाता है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग मतलब होता है सेक्शन, जैसे सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन सी हो गया, इस प्रकार से। ठीक, तो प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, ठीक, जितने विद्यार्थी अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाना चाहते हैं, जैसे कि कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ठीक, इसी प्रकार से
बोला गया है कि ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। कुल कक्षाओं की संख्या कितनी दी गई है? 12। अब आगे बोला गया है कि प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं, मतलब 3 सेक्शन हैं। जैसे 10वीं क्लास हो गया तो 10वीं क्लास का ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, ठीक। और इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? मतलब कुल पेड़ों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। हम लिखेंगे हल, ठीक। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कक्षा 1 से कुल कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं। तो कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन, ठीक। प्रत्येक सेक्शन द्वारा लगाए गए पेड़, ठीक, लगाए गए निम्नलिखित पेड़ होंगे या फिर हैं। क्या होंगे? देखिए, जैसे कक्षा 1 के एक सेक्शन द्वारा एक पेड़ लगाया जाता है, कक्षा 2 के एक सेक्शन द्वारा 2 पेड़ लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से 3, 4, 5 इसी प्रकार से कुल कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं हैं। तो लिख देंगे 12, ठीक। अब देखिए आगे बोला गया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब प्रत्येक कक्षा के कितने हैं? 3 सेक्शन हैं। तो एक कक्षा 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं के प्रत्येक के 3 सेक्शन हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, ठीक। इसलिए अब प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए कुल पेड़ या पेड़ों की संख्या हो जाएगी। कुल पेड़ों की संख्या हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगी? कक्षा 1 के 3 सेक्शन हैं तो 3 पेड़ हो जाएंगे। 3 का हम सब में गुणा कर देंगे। जैसे कक्षा 2 के द्वारा एक सेक्शन के द्वारा 2 पेड़ लगाए जाते हैं तो 3 सेक्शन का कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से कक्षा 3 के एक सेक्शन द्वारा 3 पेड़ लगाए जाते हैं तो 3 सेक्शन द्वारा कितने हो जाएंगे? 3 त्रिकाई 9 हो जाएंगे। तो मतलब कि हमें 3 का गुणा कर देना है। तो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12। इसी प्रकार से डाट कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं। तो 12वीं कक्षा के कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इतना आ गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो संख्याओं की सूची हमें प्राप्त हुई है यह क्या है? एक समांतर श्रेणी है, ठीक। क्योंकि 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या है? 3 है। मतलब प्रथम पद में 3 जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त हुआ, दूसरे पद में 3 जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त हुआ। तो इस तरह से प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार की संख्याओं की सूची को हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी यहाँ क्या होगी? यह एक समांतर श्रेणी होगी। इसलिए यहाँ ए बराबर क्या होगा? समांतर श्रेणी का ए क्या होता है? प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या है? 3 है, ठीक। और डी बराबर क्या होगा? डी क्या होता है? 2 पदों का अंतर। तो 6 में से 3 घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 में से 6 आप घटाएंगे फिर भी 3 आएगा। तो डी का मान आ गया 3 आ गया। अब देखिए एन बराबर क्या है? कुल कितने पद हैं इसमें? 12 पद हैं, 12 कक्षाएं हैं। तो एन बराबर कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, ठीक। अब बोला गया है कि पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या। कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी? कितने पद हैं यहाँ पे? 12 पद हैं। तो 12 पदों का योगफल हम निकालेंगे। यस 12 हम ज्ञात करेंगे तो हमें
कुल पेड़ों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस यल। यल क्या है? अंतिम पद है। ये क्या है? प्रथम पद है। n क्या है? पदों की कुल संख्या है। तो इस तरह से n बराबर हमें क्या दिया गया है? 12 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस 12। यस 12 बराबर क्या हो जाएगा? 12/2 इंटू ए का मान क्या है? देखिए 3 है, 3 लिखेंगे हम, प्लस यल। यल क्या है? अंतिम पद क्या है? 36 है, तो लिखेंगे हम 36। ठीक, अब इसको आप हल कीजिए तो यस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, कितना आ गया? 6 आ गया। 6 इंटू 36 3 39 हो जाएगा। अब कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, तो गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 6 नया 54 के 4, हाथ की 5, 6 त्रिक 18, 18 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा 234 आ जाएगा। तो अतः हम लिख देंगे, अतः यस 7 का मान क्या आ गया? यस 12 का मान आ गया 234। यस 12 क्या है? कुल पेड़ों की संख्या है। तो अतः लिख देंगे हम कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या कितना होगी? 234 होगी या फिर है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 17 आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या दिया गया है। आइए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। बोला गया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर इसी प्रकार से आगे वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल मतलब स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि चित्रानुसार 5.4 में, आकृति 5.4 में दिखाया गया है। इस प्रकार से 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक, यहाँ पे संकेत दिया गया है कि क्रमशः केंद्रों ए बी इसी प्रकार से ए बी आगे वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ क्या हैं? L1 L2 L3 L4 इसी प्रकार से आगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। थोड़ा सा 18 नंबर समझते हैं कि देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला गया है कि यहाँ केंद्र ए को और त्रिज्या कितना लेना है? 0.5। केंद्र ए से त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर लेकर एक हमें अर्धवृत्त खींचना है, जिसकी अर्धवृत्त की लंबाई हमने क्या ले लिया है? L1। ठीक, मतलब अर्धवृत्त की परिधि हमने क्या लिया है? L1। इसी प्रकार से अब बी को केंद्र मानेंगे और बी को केंद्र मानकर त्रिज्या कितना लेना है? 1.0 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक हम अर्धवृत्त खींचेंगे, ये देखिए, जिसकी लंबाई क्या है? L2 है। इसी प्रकार से पुनः अब केंद्र किसको मानेंगे? ए को। तीसरी बार केंद्र ए को मानेंगे, तो केंद्र ए को, बिंदु ए को केंद्र मानकर और त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर लेकर पुनः हम क्या करेंगे? एक अर्धवृत्त खींचेंगे, जिसकी लंबाई क्या है? L3 है। इसी प्रकार से अब आगे बी को केंद्र मानकर 2.0 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे, जिसकी लंबाई क्या है? L4 है। इसी प्रकार से पुनः ए को केंद्र मानेंगे और पांचवी बार त्रिज्या लेकर हम एक सर्पिल अर्धवृत्त बनाएंगे। इसी प्रकार से हमें यह क्रम कितनी बार करना है? 13 बार करना है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की हमें कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, हम लिख देंगे चित्रानुसार। जो चित्र में दिया गया है उसके अनुसार हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पहली त्रिज्या मतलब पहली अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 बराबर हमें कितना दिया गया है? देखिए 0.5 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से R2 बराबर कितना दिया गया है? 1.0 सेंटीमीटर। R3 बराबर कितना दिया गया है? R3 बराबर दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से R4 बराबर दिया गया है, R4 बराबर 2.0 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। ठीक, इसी प्रकार से आगे। ठीक, अब लंबाई हम देखते हैं। पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितना है? L1। ठीक, मतलब पहले अर्धवृत्त की परिधि कितना है? L1। और हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। ठीक, 2
पाई आर। तो पहले के लिए हम क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, ठीक, क्योंकि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या लिया है हमने, R1 लिया है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई R1, और यह क्या है, एक अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त की परिधि कितना होगी, इसका आधा कर देंगे। ये पूरे वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, तो अर्धवृत्त के क्या करेंगे हम, हाफ कर देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, पाई R1। तो पाई का मान हम कितना लेंगे, 22/7 लेंगे, गुणे R1, ठीक। R1 का मान कितना दिया गया है, 0.5, तो इसकी संख्या लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर। अब गुणा करेंगे हम लोग, तो 22 में 0.5 का गुणा करेंगे, 22 पंच कितना होगा, 110, कितना हो जाएगा, 110। अब एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, बटे क्या है, 7 है। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 11.0 का मतलब हुआ 11/7 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे L2। तो L2 बराबर क्या होगा, L2 अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी, पूरे वृत्त की लंबाई होती है 2 पाई आर, तो पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर, डायरेक्ट हम लिखेंगे। और ये दूसरी अर्धवृत्त है, तो इसके लिए लिखेंगे, इसकी त्रिज्या है R2, तो लिखेंगे पाई R2, ठीक। पाई का मान क्या है, 22/7 है, गुणे R2 का मान क्या है, देखिए 1 है, 1.0 सेंटीमीटर मतलब 1। अब इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा, 22/7 आएगा, इतना सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार से आगे हम लोग करेंगे, L3 ज्ञात करेंगे। तो L3 देखिए क्या हो जाएगा, पाई R3, तो पाई का मान कितना है, 22/7 है, और R3 का मान कितना है, 1.5 है, 1.5। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 दूना 30 की 0, 15 दूना 30, 3 33। अब एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33.0/7, इसका मतलब कितना हो गया, 33/7, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। अब L4 का मान ज्ञात करेंगे, तो L4 बराबर क्या हो जाएगा, पाई R4। पाई का मान कितना है, 22/7 है, और R4 का मान कितना है, 2.0 मतलब 2, तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44/7 सेंटीमीटर, ठीक। अब इन लंबाइयों को हम यदि श्रेणी के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए हम श्रेणी बनाएंगे, श्रेणी के रूप में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 11/7, 11/7 और 22/7, 33/7, 44/7, इसी प्रकार से आगे, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन संख्याओं की जो श्रेणी दी गई है, प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या 11 जोड़ने पर अगली संख्या हमें प्राप्त हो रही है। जैसे कि 11/7 में हम जब 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा 11/7 जोड़ने पर, ठीक। और अगली संख्या पुनः 22/7 में हम 11/7 जोड़ेंगे तो 33/7 हमें प्राप्त होगा। तो एक निश्चित संख्या के तहत एक क्रम आगे बढ़ रहा है, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसलिए जब यह समांतर श्रेणी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर, यहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा, ए क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है, 11/7 दिया गया है, तो 11/7 हो गया। अब डी क्या होता है, डी समांतर श्रेणी का सार्वंतर होता है, मतलब अगले पद में से पीछे वाला पद हम माइनस करेंगे, A2 - A1 होता है, तो क्या हो जाएगा, 22/7 माइनस 11/7। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 है तो 7 आ जाएगा। अब ऊपर वाली संख्याओं को हम घटा देंगे, कितना है, 22 - 11, 22 में 11 घटाएंगे कितना होगा, 11/7 आ जाएगा। ये हो गया डी का मान। आप इसी प्रकार से 33/7 माइनस 22/7 ज्ञात कर सकते हैं, 11/7 ही आएगा। तो डी का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे यहाँ पे कुल पदों की संख्या देखिए कितना दिया गया है, तथा लिख देंगे, तथा कुल कितने हमें अर्धवृत्त लेने हैं, 13, मतलब कुल संख्या कितनी आएगी, 13 आएगी। तो n बराबर हम लिख देंगे 13, ठीक। अब हम लिखेंगे, चूंकि अब लिखेंगे, इसलिए सर्पिल की कुल लंबाई बोला गया है, तो लिखेंगे सर्पिल की कुल लंबाई होगी, सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी, L1 + L2 सबको हम जोड़ देंगे, ठीक। L1 + L2 + L3 + L4 प्लस इसी तरह से डॉट डॉट कितने पदों तक, 13 पदों तक,
ठीक, क्योंकि 13 अर्धवृत्त हैं तो लिख देंगे 13 पदों तक, पदों तक। ठीक, हमें ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या होता है, SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम फार्मूला पे मान रखेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए n बराबर हमें कितना, यहाँ पे कुल कितने पद हैं, 13 पद हैं, तो n बराबर कितना लेना है, 13 लेना है। तो यस 13 बराबर हो जाएगा 13/2 इंटू 2, a का मान क्या है 11/7 है, तो 11/7 लिखेंगे, प्लस n का मान कितना है 13, 13-1 हो जाएगा, और d का मान कितना है 11/7 है। ठीक, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 13/2 इंटू 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 22/7 प्लस 13 में 1 घटाएंगे 12 आएगा, 12 गुणे 11/7 होगा। अब इसको आगे हल करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 13/2 22/7 प्लस 11 में 12 का गुणा करेंगे, 12 एक कम 12 की 2, हाथ की 1, 12 एक कम 12 1 13, 132 आ गया बटे 7। अब क्या आ जाएगा 13/2 इंटू, अब इन दोनों भिन्नों का हमें योगफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए 7, देखिए हर वाली संख्या 7 समान है, तो जब समान है तो वही संख्या हम लिख देंगे और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे, तो 22 प्लस 132 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा 13/2 कोष्टक के अंदर देखिए 22 में 132 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 1 आ गया, 154/7 आ गया। अब बराबर इनको आपस में हम गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो कितना हो जाएगा 13/7 गुणे 154/7, 13/2 है। ठीक, अब ऊपर नीचे कटेगा तो काटेंगे, 13 एक कम 13, सॉरी 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, अब 1 बचा यहाँ पे चिपकाएंगे 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 कितना आ गया 77 आ गया। अब ऊपर नीचे यहाँ से कटेगा 7 एक कम 7, 11 सत्ते 77 हो जाएगा, तो 11 और 13 का हम गुणा कर देंगे फाइनली, तो कितना आ जाएगा 13 एक कम 13, हाथ की 1, 13 एक कम 13 1 14 कितना आ गया 143 आ गया। तो यह 13 का मान कितना आ गया 43 आ गया। इसका मतलब कि सर्पिल 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने, आपको लिखना है अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। अब इसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।